हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग रबी क्रॉप्स में पल्सेस में पी कल्टीवेशन करने वाले हैं। ये हमारी थर्ड पल्स है। इसके बाद हम लोग फ्रेंच बीन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ऑयल सीड्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं पी कल्टीवेशन। पी मटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसकी दो वेराइटीज़ होती हैं। एक होती है गार्डन पी और एक होती है फील्ड पी। जो गार्डन पी होती है उसको हम पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस बोलते हैं, HORTENSE। और वहीं जो हमारी फील्ड पी होती है उसे हम लोग पाइसम सटाइवम वेराइटी एवेंसिस बोलते हैं, ARVENSE। ठीक है, इसका जो फैमिली है वो फेबिएसी है, लेकिन उसके अलावा आपको पता है इसे हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n=14 होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ओरिजिन की बात करें तो इसका मेडिटेरियन रीजन ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एशिया है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है सीड, और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो होती है रेसिमिक। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, अगर आपके पास बायो थी तो हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था। उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लावर्स किस टाइप से होते हैं, उनका कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये लीव्स में किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। उसके बेसिस पे भी प्लांट को क्लासीफाई किया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आगे के लेक्चर्स में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि कौन से फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, कैरोप्सिस है या फिर रेसिमिक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एंड सॉइल, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, अब आप देखिए आपसे क्या पूछा है, जर्मिनेशन का कि ग्रोथ का। अगर पी कल्टीवेशन में टेम्परेचर पूछा है जर्मिनेशन के लिए तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर ग्रोथ के लिए पूछा है तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्लाइमेट की बात करें तो आपको पता है ये रबी क्रॉप है, तो इसलिए इसमें कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होगा। टेम्परेट रीजन्स में मोस्टली इसे ग्रो किया जाता है। सॉइल तो सेम रबी क्रॉप्स है, इसलिए इसमें सैंडी लोमी सॉइल जो है वो यूज़ होगी। पीएच न्यूट्रल पीएच, ठीक है, 6.5 से 7.5 के बीच का, मतलब न्यूट्रल पीएच होता है। ये वाटर की स्कैरसिटी को तो कुछ हद तक टॉलरेट कर लेता है, लेकिन ये सेंसिटिव होता है सैलिनिटी और एल्केलिनिटी के लिए। ठीक है, अगर आपके सॉइल में, आपकी मृदा में वो जो नमक के तत्व पाए जाएंगे तो आपकी सॉइल जो है वो उसमें उतनी प्रॉपर यील्ड नहीं हो पाएगी हमारे प्लांट की। सेम गोज टू विद एल्केलिनिटी। इस टाइप से पी होता है, आपने देखा ये मटर तो घर में आता ही है, चाहे ऐसे पूरा पॉट के साथ हो या फ्रोज़न बीन्स हो, पीज़ हो, आते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा, इसकी फ्लावर्स भी लगते हैं इसमें वाइट कलर के। और उसके अगर आपके पास बायो थी तो जेनेटिक्स में आपने मेंडल और इनके जेनेटिक वर्क में देखा होगा कि पी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था उसने पता करने के लिए F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और फिर उसने जेनेटिक्स में बहुत सारे लॉज भी दिए थे। तो पी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जेनेटिक्स में। जब जेनेटिक्स की पढ़ाई में प्लांट में जो जैसे ड्रोसोफिला को यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमारे ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं उसके लिए, उसी तरह जेनेटिक्स में प्लांट में पी के को यूज़ किया गया था। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में। अगर इंडिया में स्टेट वाइज बात करें हाईएस्ट प्रोडक्शन तो यूपी में होता है, फिर एमपी में। और इसके अलावा जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है पी का काफ़ी हाई अमाउंट में, तो हैं यूपी, एमपी, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो पल्सेस में ये थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नेक्स्ट टू चिकपी एंड फ्रेंच बीन। ठीक है, ये एनुअल होता है, सालाना उगने वाला। हर्बेशियस होता है और टैप रूटेड होता है। आपको पता है, सेम आपने वही मॉर्फो एनाटॉमी पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है कि दो टाइप से होता है, डाइकॉट होता है, मोनोकॉट होता है। उसके हिसाब से उनमें रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट होगा या टैप रूटेड होगा। तो ये जो है दलहन, जितनी भी दालें होती है वो मोस्टली टैप रूटेड होती हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन जो है वो 25% होता है, और कार्ब्स की बात करें तो 63 से 65% होता है कार्ब्स। इसको कल्टीवेट किया जाता है ड्राई पॉट्स के लिए, और वैरायटी ऑफ स्नैक्स इससे बनाए जाते हैं। सीड रेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया दो टाइप से होता है। तो जो सीड पी होता है उसके लिए 75 से 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए, और वहीं अगर आपका वेजिटेबल पी है तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर हमें चाहिए होता है।
ये इस तरीके का दिखता है, फील्ड में आपका पी लगा हुआ, ये उसका फ्लावर है। वैरायटी की बात करें तो जैसे आपको बताया कि दो टाइप से होता है, एक होता है हमारे पास गार्डन पी और एक फील्ड पी। तो गार्डन पी में जवाहर मटर, पंत उपहार, हरभजन, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। और वहीं फील्ड पी में हेप 4, RPG 3, सपना एंड रचना, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। अब हम बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन में। तो कल्टीवेशन में सबसे पहले हम फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे, फिर हमें आपको पता ही है पहले फील्ड प्रिपेयर करेंगे, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, वाटर मैनेजमेंट, वीट मैनेजमेंट एंड फाइनली हम लोग उसको हार्वेस्ट करके उसकी यील्ड देखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड की प्रिपरेशन। तो अगर आपकी हैवी सॉइल है तो आपको रफ सीड बेड बनाना होता है उस पर, ठीक है। इसमें एकदम फाइन टिलेज की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम टिलेज भी काफ़ी है। सोइंग जो है उसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग एंड प्लैंकिंग करके, या फिर ड्रिलिंग करके मैनुअली, या वो जो सीड ड्रिल होती है ना उसके थ्रू आप, जो मशीन होती है उसके थ्रू आप सो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जिस हिसाब से आपकी सुविधा है उस हिसाब से। आपको सोइंग करने से पहले पी को ट्रीट कर देना चाहिए राइजोबियम के इनोकुलम से, ठीक है। एक पैकेट लेके, एक पैकेट में 10 किलो लगभग होता है। फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें वही आपको रिकमेंडेशन मिलेगी जब आप सॉइल टेस्ट कराएंगे कि कितना NPK रेशियो करना है। वैसे जो NPK रेशियो रेनफीड के लिए होता है, रेनफीड जो आपका फील्ड होगा उसके लिए 20:40:0 होता है पर हेक्टेयर। वहीं NPK रेशियो इरिगेटेड फील्ड के लिए 20:40:20 kg पर हेक्टेयर होता है। आपको NPK रेशियो ध्यान में रखनी है, जितनी भी क्रॉप्स आप पढ़ेंगे, चाहे फील्ड मतलब चाहे आप रबी पढ़े, खरीफ पढ़े, जायद पढ़े, या फिर हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़े, NPK रेशियो जो है इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इंक्रीज द यील्ड। अगर आप फॉस्फेट के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उससे आपका यील्ड भी इंक्रीज हो जाता है, बट ऑफ कोर्स अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं कि पूरा भर ही दिया, यूरिया की तरफ फॉस्फेट को भी एकदम पूरा भरे जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो यील्ड में इंक्रीमेंट हो जाता है। इसमें आप सल्फर भी डाल सकते हैं 20 kg पर हेक्टेयर अगर रिक्वायर्ड है। आपके सॉइल टेस्ट में आता है कि आपकी फील्ड की जो सॉइल है उसमें सल्फर की कमी है, तो आप 20 kg पर हेक्टेयर सल्फर भी डाल सकते हैं। या यील्ड आपकी उतनी अच्छी नहीं निकल रही है, आपको लग रहा है कि आपके प्लांट्स उतने प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट की आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि इस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, 1 से 2 सप्लीमेंटल इरीगेशन भी काफ़ी है। इसमें 550 से 650 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, 550 से 650 mm। ये इसका फ्लावर वाइट दिखाया था, पिंक भी होता है। अब फिर हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो इसमें मोस्टली हैंड वीडिंग ही की जाती है। इसके अलावा सोइंग से पहले अगर आपको कोई केमिकल ही डालना है तो फ्लोराक्लोरिन डाल सकते हैं आप 1 kg। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आपका वीडीसाइड है फ्लोराक्लोरिन। मोस्टली आपको क्रॉप्स में ये मिलेगा ही लिखा हुआ। इसके अलावा जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो सीरियल्स और लेग्यूम्स का बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इससे वीड्स तो बचते ही बचते हैं, साथ में आपका जो है आपको एक साथ 2 मतलब यील्ड मिल जाती है क्रॉप्स की। और इससे आपकी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, सॉइल की जो उसकी गुणवत्ता होती है उसमें कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि दोनों जो है, जो चीज़ कम है दूसरा उसको पूरा कर देता है। जैसे नाइट्रोजन का अगर आप लगातार लेग्यूम्स ग्रो करें, पर्टिकुलर राइस मान लीजिए ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड से थोड़ा नाइट्रोजन होते होते पूरा नाइट्रोजन कम हो जाएगा। तो उसकी स्कैरसिटी को रोकने के लिए नेक्स्ट टाइम आप लेग्यूम्स लगा दीजिए, तो वो नाइट्रोजन को फुलफिल कर देंगे। और कुछ और फॉस्फोरस ले लिया, ठीक। अब अगली बार फिर राइस लगा तो वो नाइट्रोजन लेगा, तब तक फॉस्फोरस उसमें सॉइल में वापस आ जाएगा, बन जाएगा। तो इस टाइप से क्रॉपिंग सिस्टम सीरियल्स और लेग्यूम्स की बेस्ट मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की, जो लास्ट पॉइंट है हमारा। तो ओवर राइपनिंग जो होती है उससे यील्ड का लॉस हो जाता है, इसलिए हम इसे जो है स्टैगर्ड वे में हार्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि जैसे आपको आपके 60%, 50%, 60% पॉट्स जो है दिखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है, आप उसको कट कर देंगे, ठीक है। पूरे सबके राइपन होने का वेट नहीं किया जाता है, वरना जो है मोस्टली ओवर राइपनिंग हो जाती है तब तक। कट इंटायर प्लांट एंड कैरी विद मॉइस्चर एंड देन ड्राई, ट्रैश एंड एट लास्ट क्लीन, ठीक है। पूरे ही प्लांट को कट कर दिया जाता है, उसमें मॉइस्चर का वो जो 10-12% होता है वो मेंटेन करके उसे ड्राई किया जाता है, ट्रैश किया जाता है, विनोइंग जैसे होता है उस टाइप से। और फिर ट्रैश करके इसको लास्ट में क्लीन कर दिया जाता है, इसके पॉट्स अलग कर दिए जाते हैं और छिलका या जो भी होता है वो सब अलग कर दिया जाता है।
इसको 8 से 10% मॉइस्चर में स्टोर किया जाता है। अभी जो पहले हमने पढ़ा थे कुछ पल्सेस, उसमें 10 से 12% था, लेकिन इसको 8 से 10% में करना होता है। यील्ड तो 70 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड आपको मिल जाती है पी की। ठीक है, पी कल्टीवेशन में इतना ही था, काफ़ी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं पी कल्टीवेशन। अब हम नेक्स्ट फ्रेंच बीन करेंगे और फिर हमारे पल्सेस रबी क्रॉप के ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम आगे स्टार्ट कर देंगे ऑयल सीड्स वगैरह। और आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, या आगे कुछ कन्फ्यूजन्स रही हो मतलब पीछे के लेक्चर्स में, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही अगर आपको कोई और सजेशन देना है, जैसे कि अब हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने देना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी साथ में स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस पर अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।